नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और मुद्दा में आज बात होगी उत्तराखंड की खबर के बारे में। उत्तराखंड राज्य को बने 22 साल पूरे हो चुके हैं और राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सत्ता की कमान संभाली है। इस बार बीजेपी ने धाकड़ धामी के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और शानदार जीत हासिल की। और बीजेपी ने उत्तराखंड में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का मिथक तोड़ते हुए दोबारा सत्ता हासिल की है। सीएम धामी ने सरकार बनने से पहले ही ये ऐलान किया था कि प्रदेश में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने यह भी ऐलान किया था कि जनहित की योजनाएं और फैसले लागू किए जाएंगे ताकि जनता के दुख और तकलीफों को दूर किया जा सके। और प्रदेश में ऐसा ही हो भी रहा है, जिसका उदाहरण यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो चंद महीनों में ही उत्तराखंड में लागू होने वाला है। धाकड़ धामी लगातार अपने फैसलों से जनता का दिल जीत रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल पूरे हो चुके हैं और राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सत्ता की कमान संभाली है। इस बार बीजेपी ने धाकड़ धामी के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और शानदार जीत हासिल की। और बीजेपी ने उत्तराखंड में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का मिथक तोड़ते हुए दोबारा सत्ता हासिल की है। धामी के भ्रष्टाचार पर प्रहार और मजबूत फैसलों से जहां विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वहीं जनता धामी के फैसलों की खूब सराहना कर रही है। चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हो या यूके SSSC में गिरफ्तारियों का मामला, अब नंबर उत्तराखंड में नए जिलों का है। नए जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद प्रदेश में फिर से सियासत गर्म हो गई है। सीएम धामी ने कहा कि कहां-कहां जिलों का पुनर्गठन हो सकता है और आवश्यकता क्या है, इसी पर जनता के साथ राय मशविरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के ताजा बयान के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में नए जिलों के गठन पर बहस छिड़ गई है। देखिए, ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। 2011 में तत्कालीन बीजेपी सरकार डीडीहाट, यमुनोत्री, कोटद्वार और रानीखेत को जिला बनाने का शासनादेश तक जारी कर चुकी है। कांग्रेस की सरकार में भी नए जिलों के गठन का मामला उठा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बकायदा इसे घोषणा पत्र में शामिल किया था। हालांकि 21 साल बाद भी है और धाकड़ धामी की जुबान से निकली बात को धामी पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और ज्यादातर फैसले सीएम जनता की राय के बिना नहीं लेते। और उत्तराखंड की जनता काफी वक्त से नए जिलों की मांग कर रही है। उम्मीद है कि इस बार धाकड़ धामी जनता की इस मांग को पूरा करेंगे, क्योंकि सीएम धामी पहले ही साफ कर चुके थे कि वो जनता के हित के लिए सूबे में काम करेंगे। एएनबी न्यूज के लिए यशराज आनंद के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। वैसे तो सर, उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन नए जिलों का गठन अभी तक नहीं हो पाया। एक बार फिर से सियासी गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। उम्मीद करें कि इस बार वाकई में गठन हो जाएगा या फिर से सिर्फ शिगुफा छोड़ा जा रहा है? पल्लवी जी, देखिए, उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। उत्तराखंड को बनाने में और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे जिले, ताकि ताकि विकास जन जन तक पहुंच सके, जनता को किसी भी प्रकार की कोई मैडम इको हो रहा है, जरा थोड़े ध्यान।
ठीक है सर, ठीक करवा देते हैं। जी जी जी। हाँ। ताकि 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 जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जब छोटे छोटे जिले बनेंगे तो जिला चिकित्सालय, जिला मुख्यालय और सेंट्रल स्कूल और तमाम जितनी भी जिले की सुविधाएं होती हैं बहुत नजदीक हो जाएंगी जनता के। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी उनका स्पष्ट मंतव्य है कि जनता की सरकार भी जनता की है और जनता के द्वारा, और हम जनता के लिए जो बेटर से बेटर कर सकते हैं हम उन दिशाओं में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे किसी भी तरह के मातृशक्ति की बात हो, युवा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, हम तमाम सेक्टर्स में बहुत बेहतरी के साथ सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से नए जिलों की बात आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां जहां भी आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनका क्षेत्रफल काफी विस्तृत है और जहां पर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब अपने जिला मुख्यालय में किसी कोई अधिकारियों के से कोई काम पड़ता है तो मैं सोचता हूँ उनका आधा दिन खाली यात्रा में ही व्यतीत हो जाता है। दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नए जिलों के गठन की बात कही गई है और मैं सोचता हूँ उनका यह कदम स्वागत योग्य है और हमें क्या तमाम जनता को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बात रही जिस तरह से उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, हमने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया, 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिलाया। हमारी स्पष्ट भावना ये थी कि उत्तराखंड उन्नति करे, तरक्की करे और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का जो एक विजन है कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और बात रही जिस प्रकार से हमारा विपक्ष विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी लगातार एक बात का उल्लेख कर रही है और बार बार भ्रमित करने का यह काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह एक शिगुफा छोड़ा गया है यूके एसएससी से ध्यान भटकाने के लिए। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं यूके एसएससी पर हमारी सरकार का जो डे 1 से एक बिल्कुल कड़ा स्टैंड लेते हुए डे 1 जैसे ही शिकायत मिली माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा एसटीएफ की इंक्वायरी सेटअप कर दी गई जिसमें अभी तक 30 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार इस सारे नेक्सस पे इस बड़े नेटवर्क पर जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे हम उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है सर, देखिए बात ऐसी है कि उत्तराखंड राज्य कोई 1-2 साल पहले का बना हुआ नहीं है। इससे पहले भी आप सरकार में रह चुके हैं और लगातार यही बात कही जा रही है कि इन 21 सालों में कितनी बार ये बात उठी है कि नए जिलों का गठन होगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। प्रयास तो किए गए लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आए। तो ऐसे में अब एकदम से आपकी सरकार की बातों पर विश्वास करना लोगों के लिए भी आसान नहीं है। अन्य मेहमानों का भी संजीव जी, दूसरे मेहमानों का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं रुक करूंगी आपका। सूरज सिंह नेगी जी, अगर अब सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है या काम कर रही है कि 11 नए जिलों का गठन या फिर ऊपर नीचे जितने भी जिलों का गठन करना चाह रही है सरकार, अगर काम कर रही है तो आपको तो साथ देना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही छोटी प्रशासनिक इकाइयों के पक्षधर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस की सरकार के समय में तहसीलों का गठन हुआ, उप तहसीलों का गठन हुआ और हमने 2015 में नए जिले बनाने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। ये दुर्भाग्य रहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में कमेटी की रिपोर्ट आ नहीं पाई और पिछले 6 साल से
लगभग 6 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी ने 4 जिले बनाने की घोषणा की थी। 6 सालों में डबल इंजन की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार जिले बनाने में नाकाम रही है। और अब चूंकि जो है एकदम से आज जो प्रदेश की स्थिति है, प्रदेश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और जिस प्रकार से नियुक्तियों में, चाहे वो विधानसभा की नियुक्तियां हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से नियुक्तियां हैं, जिस प्रकार से इसमें जो है घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से भाई भतीजा वाद हुआ है, उससे जनता उत्तराखंड की बहुत त्रस्त है। और उत्तराखंड की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, ये समय समय पर बढ़ती हुई महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, और जो घोटाले इनके शासन काल में भर्तियों में हुए हैं, उन घोटालों से ऐसे तो प्रस्ताव आपने भी तैयार किया ही थे ना सूरज जी। ऐसा तो है नहीं कि 11 जिलों का प्रस्ताव तो आप लोगों ने भी तैयार किया था, आप भी तो उसे धरातल पर लागू नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आपने तो अपने घोषणा पत्र में ये बात लिखी थी, उसके बावजूद भी आपको मौका नहीं दिया गया। जी पल्लवी जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम चूक गए, परंतु क्योंकि हमारे पास न तो डबल इंजन की सरकार थी, न प्रचंड बहुमत की सरकार थी। ये जो प्रचंड बहुमत की सरकार वाले लोग हैं, पिछले 17 सालों में उत्तराखंड का जो कर्जा था उसमें 3 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। आज उत्तराखंड राज्य पर 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। हर उत्तराखंड वासी पे 90,000 का कर्ज आता है। और 11 जिले बनाने के लिए, एक जिला बनाने के लिए कम से कम 500 करोड़ की आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो आपका नॉन प्लान का बजट बढ़ेगा, आप जिलाधिकारी की नियुक्ति करेंगे, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे, आप एडीएम की नियुक्ति करेंगे, सीडीओ की नियुक्ति करेंगे, डीडीओ की नियुक्ति करेंगे, पंचायत राज अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। ये बहुत बड़ा अमला एक तैयार होगा। और जिस प्रदेश का नॉन प्लान का बजट कई गुना बढ़ गया हो, उस प्रदेश में जहाँ पर हमारी जो आर्थिक स्थिति है, आप 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा इस प्रदेश पर हो, तो वो सरकार केवल सिगोपेबाजी करेगी। हमारा कहना है कि अगर सरकार में हिम्मत है, और अगर जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कमिश्नरी बनी थी, गैरसैंण जो कमिश्नरी त्रिवेदी जी के जमाने में बनी थी, इन्हीं धामी जी ने उस कमिश्नरी को निरस्त करने का काम किया। तो ये लोग कैसे इन पर विश्वास करें कि ये इनकी मानसिकता, इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। केवल और केवल इसीलिए आप जो है जब ज्यादा जिले बनाएंगे तो निश्चित तौर पर कमिश्नरी भी आपको ज्यादा बनानी पड़ेंगी। और जब गैरसैंण कमिश्नरी बनने की आपका स्टैंड क्या है सूरज जी? देखिए आप सब मिक्स कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ अगर आप बात कर रहे हैं कि प्रदेश पर कर्जा हो रहा है, तो या तो आप ये चाह रहे हैं कि अभी नए जिलों का गठन ना हो क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जा है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नए जिलों का गठन होना भी चाहिए। तो मतलब स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जवाब दीजिएगा। एक बार हरीश जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। हरीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही हूं मैंने की साहब। हरीश मैखुरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हरीश मैखुरी जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही हरीश जी तक। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। बताइए नेगी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। स्टैंड और बहुत कम शब्दों में बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है। अगर नए जिलों का गठन नहीं करना है तो साफ साफ बोलिए, और अगर करना है तो फिर इसमें इतनी सारी बातें मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है ना सर, कि इतना कर्जा है फिर ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। हमारा कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राज्य के विकास के लिए छोटी छोटी प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए। और इस दिशा में हमने कदम उठाया, छोटी छोटी तहसीलों की स्थापना की, उप तहसीलों की स्थापना की, और जिले बनाने के लिए एक हमने आयोग का गठन किया। ये दुर्भाग्य है कि हमारे कार्यकाल में वो आयोग की रिपोर्ट नहीं आ पाई। तो मेरा कहना यह है कि पिछले 5.5 पौने 6 साल से जो डबल इंजन की सरकार है,
प्रचंड बहुमत की सरकार हैं, उन सरकारों ने क्या किया, उन्होंने राज्य की माली हालत को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि 17 वर्षों में राज्य पर जो है 35,000 करोड़ का कर्जा था, और इन 5 सालों में प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार उस कर्ज को 1 लाख करोड़ से ऊपर ले जा चुकी है, और प्रत्येक उत्तराखंड के नागरिक पे 90,000 का कर्ज आज की तारीख में है। जो बच्चा आज जन्म ले रहा है उसके सर पर 90,000 का कर्ज है। तो ऐसी स्थिति में आप जिले बनाने की बात कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं जिले बनाने का, परंतु आपको यह भी तो बताना पड़ेगा कि आप इनके लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे, आपके राजस्व की स्थिति क्या होगी। और हम तो कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप जो है डबल इंजन की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है इस प्रदेश पर, तो निश्चित तौर पर आपको जो है डीएमओ की नियुक्ति कर देनी चाहिए और उसकी कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। परंतु हमारा कहना यह है कि जिन लोगों ने कमिश्नरी की घोषणा करके उस घोषणा को वापस लेने का काम किया, क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है कि वो जिले बनाएंगे? तो इसलिए हमको लगता है कि केवल और केवल जो भर्तियों में घोटाला हुआ है, जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो है भाई भतीजावाद किया है, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के भाई जो है विधानसभा के अंदर नौकरी पा जाते हैं, जो इनके आरएसएस के जो है यहाँ पर प्रमुख हैं, वो प्रांत प्रचारक हैं, उनके रिश्तेदार नौकरी पा जाते हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी की बीबियां नौकरी पा जाती हैं। इस प्रकार से जिन्होंने बेरोजगारों के साथ में घोटाला करने का काम किया, उनको छलने का काम किया, उनको गला दबाने का काम किया, उनको जो है जनता के आक्रोश को भ्रमित करने के लिए, जो है जनता में जो है भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार के सिगुफे, केवल ये सिगुफे मात्र हो सकते हैं। आपकी कोशिश अधूरी कैसे रह गई थी? 11 जिलों का प्रस्ताव आपने तैयार किया था ना सर, आपकी कोशिश कैसे अधूरी रह गई थी? जवाब दीजिएगा। हरीश जी का रुख कर लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ हरीश जी एक बार। आ रही हूँ, ठीक है, लौट रही हूँ। रिपोर्ट आ नहीं पाई थी, हम चूक गए। ठीक है, की सरकार है, ठीक है, ठीक है नेगी साहब, ठीक है नेगी साहब, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। हरीश मैखुरी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। हरीश मैखुरी जी, अब उत्तराखंड में एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है कि जल्द ही 11 जिलों का गठन किया जाएगा, और अब तो खुद सीएम धामी ने भी इस बारे में बयान दिया है। अब आप सारी वर्तमान परिस्थितियों को जांचने के बाद मान रहे हैं कि वाकई में 11 जिले या जो भी सरकार डिसाइड कर रही है वो गठन हो जाएगा उन जिलों का? क्योंकि ये पहली बार चर्चा तो हो नहीं रही है, लगातार ये चर्चा हो रही है कि हाँ नए जिले बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम कर नहीं पाया। पल्लवी जी, वैसे तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में जब हम थे तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों से पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या के आधार पर तो उत्तराखंड में नए जनपदों के गठन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल उत्तराखंड का इतना विकट है कि लगभग ये समझ लीजिए कि 1/4 उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तराखंड ही था पुराना। तो इसलिए नए राज्य की गठन हुआ कि इसकी जो परिस्थितियां हैं प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा विकट हैं, और एक विधायक को अपना जो विधानसभा क्षेत्र है पर्वतीय जनपदों की बात करें तो उसे 4 से 5 दिन लग जाते हैं, तब जाके वो सड़क घूम पाएगा, और पैदल गांवों की तो बात ही नहीं। तो इसके देखते हुए उत्तराखंड में कुछ जिलों की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी कि हम नए जनपद का गठन करें। उसी क्रम में मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि उत्तराखंड में 7 नए जिले बनाए जा सकते हैं, जिसमें कुमाऊं में 3 और गढ़वाल मंडल में 4 नए जिले बनाए जा सकते हैं। तो जो अभी तक नाम आए हैं उसमें मूल रूप से ऋषिकेश हो गया, पुरोला हो गया, रुड़की हो गया, काशीपुर, कोटद्वार, रानीखेत और डीडीहाट शहरों पे विचार किया जा रहा है कि इनको हम जनपद का दर्जा दें। उसके अलावा केदारनाथ जनपद की भी मांग उठ रही है, और सबसे बड़ी बात जिसका नाम नहीं चल रहा है वो मैं जरूर रखना चाहता हूँ। हम अगर गैरसैंण राजधानी बनाते हैं तो अभी तक जो गैरसैंण क्षेत्र है, भराड़ीसैंण गैरसैंण, वो चमोली जिले के अंतर है, और चमोली जिला मुख्यालय से गैरसैंण 100 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ मतलब अगर राजधानी बनती है तो सबसे पहले तो डीएम चाहिए। तो गैरसैंण जनपद की मांग, कोटद्वार और गैरसैंण जो 2 जिले हैं वो सचमुच वो जेन्युइन है। और उसके अलावा बाकी जो ये जिले बन रहे हैं ये पॉलिटिकल जिले हो सकते हैं,
लेकिन उनकी आवश्यकता फिजिबिलिटी उनकी उतनी है नहीं जो उत्तराखंड पे बोझ बनेगा। पहले ही उत्तराखंड जो है 68,000 करोड़ के मतलब कर्ज में चल रहा है। तो नए जिलों के गठन का कर्ज के हिसाब से, बोझ के हिसाब से जरूरत नहीं है। लेकिन गैरसैंण और कोटद्वार जो जनपद है उनकी मांग बहुत पुरानी है और ये बनने भी चाहिए। पल्लवी जी, मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? संजीव वर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सूरज सिंह नेगी जी, जैसा कि आपकी सरकार ने भी, जब आप थे सरकार में तब 11 जिलों का प्रस्ताव तैयार किया था, तो क्या अब उस प्रस्ताव पर आपको लग रहा है धामी सरकार ध्यान देगी? क्योंकि पूरी रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की हुई है, तो अगर आपकी रूपरेखा के हिसाब से चलती है धामी सरकार तो थोड़ी आसानी ही होगी। मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे कार्य सरकार के समय में नहीं आ पाई। तो मेरा कहना यह है कि पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वो छोटी प्रशासनिक इकाइयों का गठन करती, प्रशासनिक इकाइयां बनाती और लोगों को सुविधाएं मिलती। परंतु 5 सालों में इन्होंने एक कमिश्नरी की घोषणा की और उस घोषणा को भी धामी जी ने वापस लेने का काम किया। अब ये जब प्रदेश जो है असंतोष से जल रहा है, जब महंगाई लोगों को परेशान किए हुए है, बेरोजगार यहाँ पर परेशान है और जब यूपी एसएससी की जो ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं उसमें जब घोटाले सामने आ रहे हैं तो यहाँ का जनमानस जो है उनका राजनेताओं से, उनका सरकारों से मोह भंग हो गया है। और ऐसी स्थिति में इस असंतोष को दबाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ओएसडी और यहाँ तक कि जो आरएसएस जो अपने को बहुत साक्षात संगठन बताता है, उनके जो प्रांत प्रचारक हैं, उन्होंने एक मुश्त अपने रिश्तेदारों को नौकरी बांटने का काम किया, रेवड़ी बांटने का काम किया और लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कल्चर का विरोध कर रहे हैं, परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले यहाँ के उत्तराखंड के परिवारवाद पर और यहाँ के रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने की आवश्यकता जो है प्रधानमंत्री जी को आज है। जिस प्रकार से सर कई, अगर आप देखिए एक ही बात को बार बार रिपीट करने से क्या हो जाएगा सूरज जी? कॉमन सिविल कोड का मसला भी ऐसा ही था, उस पर भी तो धामी सरकार ने काम किया ना। अगर आप नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे तो उत्तराखंड तो पहला राज्य है जिसने इस नई शिक्षा नीति को लागू किया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो इनके घोषणा पत्र में थी भी नहीं, बावजूद इसके वो लाई गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अब नए जिलों के गठन की ये बात महज एक शगुफा है? हम तो बताएं संजीव जी कि अगर नहीं, आप स्वागत नहीं कर रहे हैं सर। एक बार भी सूरज जी आपने नहीं कहा, आपकी बातों से लगातार यही लग रहा है कि नहीं, बस ध्यान भटकाने की कोशिश है। अगर बनाते स्वागत करते हैं इनका। ठीक है संजीव जी, कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो करिए ना, डीएमओ की नियुक्ति करिए। ठीक है, ले लेते हैं ना जवाब, संजीव जी जवाब देंगे इसका। संजीव वर्मा जी, पहली बात तो ये कि कितने हजारों करोड़ का कर्ज उत्तराखंड पर है, उसके बाद अगर नए जिलों का गठन होता है तो वो बोझ आप पर ही पड़ेगा। किस तरीके से आप उत्तराखंड को कर्ज मुक्त कर पाएंगे फिर? पल्लवी जी देखिए, 2012 तक जब हमारी सरकार थी, पूर्ववर्ती हमारी सरकार थी, तो हमारी सरकार ने 4 जिलों के बनाने की घोषणा की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और हम सत्ता से बाहर चले गए। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, इन्होंने हमारे जो 4 जिलों की जो हमारी घोषणा थी उनको डस्टबिन करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी नए जिले बनाने के पक्ष में थी ही नहीं। उसके बाद इन्होंने केवल 2012 से 17 तक जब इनकी सरकार आई, इन्होंने भी घोषणा करी और घोषणा वो ऐसी ही घोषणा रह गई जिस प्रकार से इनके तमाम सैकड़ों हजारों
शिलापट आज भी कहीं कहीं भी लगे दिखाई दे जाते हैं, और जिनको वर्षों हो गए, कुछ शिलापट ऐसे भी हैं जो जिनको लगे हुए आज कम से कम 30-40 साल हो गए, लेकिन उनके ऊपर एक ईंट भी इन लोगों ने धरातल पर लगाई नहीं। और ये एक तरह से कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं, और क्योंकि इनकी कथनी और करनी में पर्याप्त अंतर है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का एक बिल्कुल एक स्पष्ट स्टैंड है कि हमने छोटे छोटे जिले बनाकर हमने जनता को सुविधाएं देनी है, जनता को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं दूर दराज आने जाने के लिए, उससे उनको निजात दिलवानी है। उनके जितने भी काम हैं अभी विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सर आप कुछ भी बोल लीजिए, सवाल फिर भी जस का तस यही है कि उत्तराखंड कर्ज मुक्त कैसे होगा। नए जिलों का गठन आप कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, सिकंदर बनने का मौका आपके पास है, लेकिन क्या उसकी वजह से उत्तराखंड पर अलग से बोझ नहीं पड़ेगा? ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना संजीव जी कि लगातार जो कर्ज बढ़ता जा रहा है ये कर्ज कैसे खत्म होगा या कैसे कम होगा। पल्लवी जी आ रहा हूँ मैं आपकी बात पे, पल्लवी जी आपकी बात पे आ रहा हूँ। पल्लवी जी देखिए, सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य है कि जो हमारी आय है, हम अपनी आय के स्रोतों को बढ़ा रहे हैं, अपनी टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। चार धाम का जो हमारा एक श्रद्धा का एक बड़ा एक आस्था भी है लोगों की, और वो एक हमारा आर्थिकी का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, उसको हम लगातार उसमें बढ़ोतरी करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से चार धाम के ऑल वेदर रोड्स हैं, ऑल वेदर रोड्स बनने के वजह से हमारा टूरिज्म बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और आगे और भी उसमें वृद्धि होने के चांसेस हैं। चलिए बधाई के पात्र हैं सर, अगर इतनी अच्छी नीयत के साथ काम कर रही है सरकार तो आप नए जिलों का गठन भी करें, हम तो यही चाहते हैं, और खासकर उन जिलों का गठन हो जिनकी मांग लंबे समय से चली आ रही थी, और उत्तराखंड पर जो कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है उस दिशा में भी सरकार काम करे। आप तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहिए, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने अगले मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति की नजीर एक बार फिर से सबके सामने पेश की है। यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई के बाद विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के इस विवाद में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया है। मामले में विपक्ष के फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए सीएम धामी ने पत्र लिखकर 2 बिंदुओं पर स्पीकर ऋतु खंडूरी से ध्यान आकर्षित करने को कहा है। वहीं यूके SSSC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा मामले में अभी तक STF 32 लोगों की गिरफ्तारियां कर चुकी है। 22 जुलाई को परीक्षा लीक मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद परीक्षा धांधली के आरोप में आयोग के कर्मचारी से लेकर आला अफसर और नेता से लेकर चपरासी तक जांच की आंच में घिरे हुए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा लीक मामले में यूके SSSC के सचिव संतोष बडोनी को भी अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। एक तो क्या है कि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा जो एक ये जघन्य मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने STF को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जांच हो, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई जाएं, और भविष्य में जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किसी भी होने वाली परीक्षाओं में विलम्ब न हो, इसलिए सारे पहलुओं पर ध्यान रखें। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से
हमारे परीक्षार्थियों को, हमारी बेटियों को, बेटों को इसमें उनको विलम्ब न हो, उनके करियर पर कोई फर्क न पड़े और भविष्य में उत्तराखंड राज्य से ये पूरे देश के लिए नज़ीर बने, इसलिए हम इस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारी बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं। और इस मसले पर भी चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश मैखुरी जी से शुरुआत कर लेते हैं। हरीश जी, UP-SSC का मसला हो या फिर विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर इस समय विपक्ष को बैठे बिठाए ये 2 मुद्दे मिल गए हैं और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों ही मसलों में CM धामी की जो भी कार्रवाई रही है या उनकी जो भी भूमिका रही है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? हरीश जी। हेलो जी, ये जो विधानसभा में नियुक्तियों का मामला है, तो इसमें अब तक उत्तराखंड में सन 2000 में राज्य गठन के बाद से 2 दलों की सरकार रही, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो विधानसभा में जो नियुक्तियां मनमाने तरीके से हुई या मतलब नियम कानूनों के दायरे से बाहर हुई है, उसको लेकर दोनों ही दल हमारे कटघरे में, जब विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल थे तब भी जी, और जब प्रेमचंद जी रहे हैं तब भी, तो दोनों के समय में नियुक्तियां हुई हैं। उसके अलावा अलग अलग अध्यक्षों के नाम भी मतलब उजागर हुए हैं, उन्होंने कितने की, वो सब मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है। अभी उससे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि राजनीतिक रूप से जो ईमानदारी की जिजीविका होनी चाहिए थी, वो अब तक दोनों दलों ने इस मामले में काफी पीछे रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं है वो दृढ़ इच्छा शक्ति, खासकर विधानसभा में, सचिवालय में जो नियुक्तियों के मामले आए हैं। तो ये गंभीर अपराध है और पूरा एक गिरोह उत्तराखंड पर घुन की तरह लगा हुआ है, और जब तक इस गिरोह की जड़ों में मट्ठा नहीं डाला जाएगा, ये चलता रहेगा जी। और योग्य लड़कों के, योग्य आवेदकों के आवेदनों पर, योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन, योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों पर कुठाराघात होता रहेगा। तो इन पे गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रद्रोह एक्ट, उसके अलावा हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा उत्तराखंड में भी हम कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से सीख पाते और ऐसे अपराधियों के घरों को डोजर से जमी दोज करते, तब जाकर थोड़ा सा अंकुश लगता। जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, मैंने पहले भी इस पर कहा कि वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, कब जाकर के न्याय होगा, उतनी प्रतीक्षा किए बिना ऐसे अपराधियों को तत्काल कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के या इनकी उच्च स्तरीय जैसे CBI की जांच की मांग उठ रही है, उसके अलावा किसी न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग उठ रही, तो वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जांच हो, उसी प्लेटफॉर्म के निर्णय के आधार पर ही इनके घरों को डोजर से जमी दोज किया जाए, तब तो जाके अंकुश लग सकता है। और नहीं तो दोनों दलों के हमारे विद्वान प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, अपना कॉलर साफ बताते रहेंगे, और उत्तराखंड के छात्रों का, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो इसमें दोनों दल कम से कम विधानसभा और सचिवालय में हुई नियुक्तियों के से बरी नहीं हो सकते आरोपों से ये। तो दोनों दलों की जिम्मेदारी करीब करीब बराबर है, तो वो तो देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या संभावना। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दाद देना चाहूंगा कि जो साहस एक युवा मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, वो उन्होंने करके दिखाया, और इस पे एक जांच तो कम से कम बैठी है। नहीं तो इस तरह के प्रकरण दबाने का प्रयास होता है राजनीतिक लेवल पर। तो अगर जांच बैठी है, उसमें अब तक 32 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो अब आगे सजा भी होगी, हमें ऐसी उम्मीद है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन पे मुकदमा चले। उसके अलावा ये प्रकरण कुछ लोग हाई कोर्ट भी ले जा सकते हैं। UP-SSC मसले की CBI जांच की मांग भी की जा रही है। सर, आपको जरूरत महसूस हो रही है? मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ कि ये अभी जो भी फंसे हैं ना, ये तो प्रक्रियागत लोग फंसे हैं, प्रक्रियागत अपराधी फंसे हैं, जो इनके पीछे बड़े मगरमच्छ हैं। जब तक वो नहीं आप लपेटे में आएंगे, उन तक जो है कानून का शिकंजा नहीं पहुंचेगा, तब तक ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, क्योंकि बड़े लोग तो इसमें बच जाएंगे, उन तक अगर आंच ही नहीं पहुंचती है। तो बड़े मगरमच्छ भी आने चाहिए, छोटी मछलियों को पकड़ने भर से ये गिरोह का पर्दाफाश होगा नहीं।
ये छोटे मोटे लेवल का खेल नहीं है, ये बड़े लेवल का खेल है। इतना तो सारे लोग महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो हमारी जांच एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, सरकार खुद महसूस कर रही है। इसीलिए शायद मुख्यमंत्री का जो बयान है वो बड़ा काबिले तारीफ है और साहसिक बयान है कि हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखना ये होगा कि आगे जो इसके पीछे बड़े लोगों का जिनका साये में, जिनके हाथ इसके ऊपर हैं, इतने निडर होकर कोई गिरोह काम नहीं कर सकता जब तक उसको कम से कम बड़ा संरक्षण ना हो। तो उसको तो बेनकाब करना ही चाहिए, वरना उत्तराखंड की जो प्रतिभाएं हैं उनकी जड़ पे ये घुन लग गई है और इस दीमक को हटाए बिना तब तक ये काम होगा नहीं। मैं वही पूछ रही थी सर, सीबीआई जांच की जो मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, इस मसले पर आपको जरूरत महसूस हो रही है या फिर एसटीएफ एकदम अपना काम सही ढंग से कर रही है यूके मामले में? हरीश जी। जी नहीं, निश्चित रूप से अगर कोई बड़ी एजेंसी भी जांच करती है तो होता क्या है कि कभी कभी जो है ना, जो सीबीआई की जांच है वो थोड़ा सा वो भी बहुत लंबी चलती है। तो पता चला कि हमने उस चक्कर में अपने जो हम कम से कम 32 अपराधियों तक पहुंचे, ये भी नाच छूट जाए। तो ये थोड़ा टेक्निकल होगा, तो इस पे देखा जा सकता है, मतलब इन पे विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है, सरकार को भी लेनी चाहिए। और जो लोग मांग उठा रहे हैं उनको भी अपना लॉजिक रखना चाहिए कि सीबीआई की जांच ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े बड़े अब तक जो है धुरंधर इसमें धरे हैं, इस गिरोह से 32 सदस्य धरे हैं, उससे आगे बढ़ा जाए, क्या हो सकता है इसको देखना पड़ेगा। मुझे तो एक डर और है, ये जो अपराधी हैं ये मतलब कि हाई कोर्ट वगैरह जाके कुछ अपने पक्ष में कुछ मतलब जो भी कानून को का उपयोग हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया तो ये जांच प्रक्रिया थोड़ा धीमी भी पड़ सकती है और क्या हो सकता है इस पे, मतलब पॉलिटिकल जो विशेषज्ञ हैं, न्याय के जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे लोग मिलकर इस पे काम धाम करें। लेकिन कुछ हो कि ना हो, एक जिजीविषा हमारे सभी राजनीतिक दलों में, चाहे यूकेडी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जो भी दल हैं, उनमें होनी चाहिए कि इस अपराध को, इस संगठित गिरोह को बेनकाब किया जाए, इसकी जड़ों तक पहुंचा जाए और इसके पीछे जो मगरमच्छ है उन तक भी हाथ पहुंचे कानून की, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी, बहुत बड़ी बात यहाँ हरीश जी ने कही है कि अगर आप विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी का मसला उठा रहे हैं तो इस मसले में तो आपके दामन पर भी दाग लगे हुए हैं ना, आप कौन सा साफ सुथरे बचे हुए हैं? देखिए पल्लवी जी, 2000 में राज्य बना, अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और मैं अगर दोषारोपण करूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक सरकार ने यहाँ पर परंपरा डाली और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस लुंज पुंज राज्य को हमको देने का काम किया, तो ये केवल उन्हीं पर नहीं टाला जा सकता। हमारी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी और पूरी कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है कि राज्य बनने के बाद से लेकर के और आज तक जितनी भर्तियां हुई हैं, जितनी नियुक्तियां हुई हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए और उसके लिए जो भाई भतीजा विवाद करने के जो दोषी हैं, जो नियम विरुद्ध नियुक्ति देने के दोषी हैं, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए और जो ये आज जितने भी घोटाले हैं उत्तराखंड में अब तक के हुए हैं, उन पर ईमानदारी के साथ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस प्रदेश के नौजवानों का हक मार करके उनके अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए जिस प्रकार से बाहरी राज्य के लोगों को नियुक्ति देने का काम किया गया, वो सामने आना चाहिए। और जो हमारी एसटीएफ की जांच चल रही है उस जांच से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, परंतु हमारा कहना है कि एसटीएफ की एक सीमा है, वो हाकम सिंह जैसे लोगों तक तो पहुंच सकती है, परंतु हाकम सिंह किन ब्यूरोक्रेट्स के लिए काम कर रहा था, किन सफेद पोशों के लिए काम कर रहा था, किन बड़े नेताओं के लिए जो है धन उगाई करने का काम कर रहा था, उन तक जो है कार्रवाई करने में हम समझते हैं कि एसटीएफ वहां तक एसटीएफ के हाथ नहीं पहुंच पाएंगे। उन अगर बड़े सफेद पोशों की, बड़े नौकरशाहों की गर्दन तक अगर हाथ पहुंचाना है
तो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस उत्तराखंड में आया राम और गया राम की जो संस्कृति है, जो भ्रष्टाचार की संस्कृति है, जो यहाँ के नौजवानों का शोषण कर रही है, यहाँ के उत्तराखंड वासियों का जो शोषण कर रही है, एक पिता जो अपनी जमीन बेच करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहा है और फिर नौकरियां जो है अपने सगे संबंधियों को दिए जाने का काम हो रहा है। तो जांच तो चल रही है ना सर उसमें, नौकरी देने का काम हो रहा है, पेपर लीक होने का काम हो रहा है, जांच तो चल रही है ना सर उसमें। मैंने कहा ना पल्लवी। अच्छा आप ये बताएं, मुख्यमंत्री जो कर सकते थे या उन्होंने जो किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, ये बताएं, और आप अपनी पार्टी की तरफ से स्टैंड रखिएगा। देखिए, हमने कहा जी कि मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है जी और जो एसटीएफ की जांच की है, हम इसका स्वागत करते हैं, परंतु साथ में हम कहना चाहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। अगर आपको बड़े बड़े सफेद पोशों तक जो है जाना है, उनकी गर्दन नापनी है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, उन तक अगर जाना है तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी में अगर नैतिक साहस है तो ऐसे सदस्यों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने भाई भतीजावाद किया, जिन्होंने मुख्यमंत्री की ओएसडी की पत्नियों को नौकरी देने का काम किया, पीआरओ को नौकरी देने का काम किया, आरएसएस के प्रांत प्रचारक के रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया, उन लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तब पता लगेगा कि मुख्यमंत्री जो है संजीदा है भ्रष्टाचार के प्रति। सूरज जी, ठीक है। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है पल्लवी जी, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आज जैसे कांग्रेस की भाषण प्रतियोगिता है ये। चलिए, अब परेशानियां हैं तो विपक्ष तो अपनी परेशानियां बताएगा ही ना सर। अब यूके का घोटाला ही आपके कार्यकाल में आया है, तो वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पल्लवी जी देखिए जी, जिस तरह से बात रही यूके एसएससी की, तो हमने डे 1 में मात्र एक शिकायत के ऊपर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए स्वतः एसटीएफ की जांच के निर्देश दिए और साथ ही एसटीएफ को कड़ा निर्देशित करते हुए ये कहा कि छोटा बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व हो, किसी को भी बख्शा ना जाए और ऐसे लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। और उसी दिशा में हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं लगातार काम कर रही हैं। कल ही जो यूके एसएससी के जो सचिव उनको भी सस्पेंड किया गया है और तो जो जांच में जितने भी लोग कड़ी से कड़ी जो जुड़ रही हैं, ऐसे अभी तक 32 लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। उनकी तमाम अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। साथ ही उनके ऊपर रासुका, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगाने की प्रक्रिया गतिमान है। और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने अभी अपना एक स्पष्ट मंतव्य रखा कि युवाओं के भविष्य में कोई भी खिलवाड़ न कर पाए, इस प्रकार की एक फुल प्रूफ जो भर्ती की नीति हम लोग लागू करने जा रहे हैं, जिसमें इस तरह के जो नकल माफिया हैं और इस तरह के जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले तत्व हैं, वो कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो लोग कामयाब ना होने पाए। और तो एक मल्टी लेयर इस प्रकार की प्रक्रिया हम लोग लागू करने जा रहे हैं। जिस प्रकार माननीय किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जांच कराई जाएगी क्या सर, या फिर इस पूरे मसले की जांच एसटीएफ ही करती रहेगी? क्योंकि अभी सूरज जी ने अपनी एक चिंता जताई है कि एसटीएफ का भी अपना एक दायरा है। ये 32 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए, हाकिम सिंह जैसे लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इनसे ऊपर जो सफेद पोश बैठे हैं उन तक एसटीएफ के हाथ नहीं पहुंच पाएंगे। ये चिंता जाहिर की है सूरज जी ने। पल्लवी जी देखिए, अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती
रितु खंडूरी जी से आग्रह किया है, उनको एक पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने जिस तरह से विधानसभा की तमाम भर्तियों की में जो भी अनियमितताओं की बात चली है उसके ऊपर तुरंत कड़ी जांच करने का आग्रह किया है। तो उनका मंतव्य पूरी तरह से स्पष्ट है कि उत्तराखंड में एक बिल्कुल साफ सुथरा हम शासन प्रशासन दें और किसी के साथ भी इनजस्टिस ना होने पाए। साथ ही आपने जैसे कहा कि क्या एसटीएफ, देखिए अभी एसटीएफ की जांच अपनी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और एसटीएफ अच्छे से काम भी कर रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि हमको अन्य जांच एजेंसियों की भी आवश्यकता इसमें दिखाई पड़ेगी, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। या किसी भी सिटिंग जज की अध्यक्षता में भी यदि कोई जांच की आवश्यकता होगी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में यदि आप देखें तो कांग्रेस का मात्र केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में, हमारी सरकार के संज्ञान में जैसे ये घटनाक्रम आया हमने तुरंत इसकी जांच के आदेश दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी के राज में इस तरह के घोटाले हुए और उन्होंने इसके ऊपर चादर डालने का काम किया। उन्होंने कभी भी इसके ऊपर न तो खुद आवाज उठाई, न उसके ऊपर कोई भी जांच करने का आदेश किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है कांग्रेस के राज के जितने भी 8 ऐसी भर्तियों के घोटाले हैं उनकी भी तमाम उन्होंने जांच के आदेश अपनी तमाम जांच एजेंसियों को दिए हैं और उनके ऊपर सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। और जो हमारी एसटीएफ है, एसटीएफ और विजिलेंस उनके ऊपर जांच करेगी और तमाम जितने भी व्यक्ति दोषी हैं उन सभी दोषी व्यक्तियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और हमारे युवाओं को न्याय दिलाने का काम करेगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो स्पष्ट नीति है युवाओं के लिए, जिस प्रकार से पल्लवी जी, जरा मैं आपको एक बात का थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले आना चाह रहा हूँ। 2005-6 में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय उन्होंने युवाओं के लिए, जो उनके अंदर युवाओं की उन्नति के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके अंदर एक जज्बा था, उस समय एनडी तिवारी जी की सरकार थी, स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की सरकार थी और उसमें उन्होंने जितने भी हमारे यहाँ उद्योग धंधे हैं उसमें एक बहुत विशाल रैली करके, उसका नाम हुंकार रैली था, उसमें उन्होंने सरकार को इस बारे में तैयार किया, झुकाया कि उत्तराखंड के जितने भी उद्योग हैं उनमें 70 से 80% जो काम मिलेगा उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को मिलेगा। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो युवाओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं, मैं सोचता हूं उनके समय में, उनके राज में आज हमारा युवा अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकता है। और ठीक है संजीव जी, देखिए अगर आप इतनी अच्छी तरीके से UKSSC का मामला सुलझा रहे हैं तो हम तो आपको बधाई देंगे कि क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी में वरीयता मिले और उनकी नौकरियां सुरक्षित रहे, तो हम सभी चाहते हैं। हरीश मैकुरी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आप पहुंच रहे हैं। हरीश मैकुरी जी, जीरो टॉलरेंस नीति पर जरा बात कर लेते हैं। अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं धामी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर किस तरीके से काम कर पा रही है और क्या वाकई में सरकार की ये नीति आपको सफल दिख रही है? नहीं, अब तक मुख्यमंत्री धामी ने जो जांच के आदेश दिए हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। तो ये तो एक बड़ा साहस का काम है जो इससे पहले हमने तो देखा नहीं। हमें भी बड़ी लंबा समय राजनीति में भी और पत्रकारिता में खासकर हो चुका है, राजनीतिक विश्लेषण करते करते इतना बड़ा हमने तो देखा नहीं। गोविंद सिंह कुंजवाल जी के जमाने में पहले तो मीडिया में ही नहीं उछला, एक छोटे अखबार में आया भी था, रातों रात दबा दिया गया वो मामला, उसमें नाम सहित छपा हुआ था उनकी कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई। अब उतना उस समय सोशल मीडिया भारी नहीं था, वास्ट नहीं था। आज सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में सबके सब आ गए हैं। विधानसभा नियुक्तियों का मामला हो या
दूसरा वो तो जीरो टॉलरेंस इसी को कहते हैं कि मेरी सरकार, मैं अपनी सरकार के खिलाफ जांच बिठा दूं, ये सचमुच जीरो टॉलरेंस ही है। तो एक चीज तो निश्चित रूप से हुआ कि इसमें मतलब संदेह नहीं है कि धामी ने जो साहस किया वो पहले वाले नहीं कर पाए थे, ये मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ। तो युवा मुख्यमंत्री, अब जो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में नियुक्तियों का मामला है, तो उनका कहना है कि भाई निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री से तो ऊपर ही है, सारे उनके नीचे ही बैठते हैं विधानसभा मेंबर के रूप में, तो इसलिए उन्होंने उनको भी पत्र लिखा है। अब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी, उनको अपने पिताजी मुख्यमंत्री जो खंडूड़ी जी रहे हैं, जनरल खंडूड़ी जी, उनकी ईमानदारी को याद करते हुए विधानसभा में हुई सारी नियुक्तियों को, जैसा मांग की गई है कि अगर वो प्रक्रियागत नियुक्तियां नहीं हुई तो उनको निरस्त करते हुए जो भी विधानसभा में हमारे पद खाली है उनकी विज्ञप्ति सार्वजनिक करें। ऐसी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष पर भी आन पड़ी है जब मुख्यमंत्री ने ही सिफारिश कर दी है कि भैया आप इस नियुक्तियों का संज्ञान लें। तो अब यही देखना है कि वर्तमान जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं श्रीमती रितु भूषण खंडूड़ी जी, वो एक तो आधी आबादी का वैसे ही प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाओं का, और दूसरा उनके पिताजी के जमाने में जो ईमानदारी थी, इस तरह के भ्रष्ट नौकरशाह, इस तरह के भ्रष्ट लॉबी जो नौकरियों में नकल करवा दे, उनके जमाने में हो नहीं सकती थी। तो ये ईमानदारी वो अगर श्रीमती खंडूड़ी जी भी दिखाएं विधानसभा अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से वो पुराना मामले भी सुलझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो करना भी चाहिए। अगर विधानसभा में नियुक्तियां हैं, अगर पद हैं, तो उनकी नियुक्तियां सार्वजनिक होनी चाहिए, ऐसा हम समझ पाते। सूरज सिंह नेगी जी, सरकार को कोई सलाह? देखिए, मैं मैखुरी साहब की बात से सहमत होते हुए क्या मैखुरी जी से कुछ पूछना चाहूंगा कि धामी जी अपने जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, नियुक्तियां पहले हो जाती है, उनका बजट फिर बाद में पास होता है जब वो वित्त मंत्री बनते हैं, जो भाई भतीजावाद किया है, तो इस प्रकार से क्या मुख्यमंत्री जी को जो वित्त मंत्री हैं और तत्कालीन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करना चाहिए? जो सहकारिता में घोटाला हुआ है, क्या उस मंत्री को जो है बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? और 18 में 19 में जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला हुआ है, क्या उसके जिम्मेदार लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? तो ये जो सवालात हैं, ये प्रदेश की जनता आज चाह रही है कि इस प्रदेश के नवयुवकों को कैसे न्याय मिले, और इस उत्तराखंड पर जो भ्रष्टाचार का लबादा एक प्रकार से हो गया है, उत्तराखंड की जनता का जो है राजनेताओं से विश्वास हट गया है, उस विश्वास की बहाली कैसे हो, और इस प्रदेश का लाखों लाख नवयुवक जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपने उज्जवल भविष्य के को देख रहा है, उसका भविष्य आज जो है अंधकार में हो रखा है, उसको उसका उज्जवल भविष्य कैसे लगे? यहाँ के जो है तैयारी करने वाले, पढ़ाई करने वाले बेरोजगारों को एक साफ सुथरी सरकार मिले, एक साफ सुथरा माहौल मिले, तो इसकी जिम्मेदारी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पर है, और उनको ये सख्त कार्रवाई करते हुए अगर आवश्यकता होती है, हमने कहा कि एसटीएफ ने बेहतर जांच की है, परंतु एसटीएफ की एक सीमा है, और उस सीमा के आगे जो हमारे बड़े बड़े नौकरशाह हैं, बड़े बड़े सफेद पोश हैं, उनको जो है उनकी गर्दन रखनी चाहिए, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार से पूंजी अर्जित की है, उनकी। चलिए सूरज जी, हम भी सरकार पर विश्वास ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई अन्य विकल्प है भी नहीं। देखिए, अगर वाकई में ऐसा लग रहा होगा कि एसटीएफ अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है या जांच सही दिशा में नहीं जा रही है, तो संजीव जी भी कह रहे हैं कि अगर किसी और जांच एजेंसी से जांच करानी पड़ेगी तो वो जरूर कराई जाएगी, लेकिन उत्तराखंड के युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।